डेरा बुगटी बलूचिस्तान की तहसील है जो कोयटा से 363 किलोमीटर दूर मौजूद है। 1910 में बरतानिया के एक साइंसदान ने डेरा बुगटी में खुदाई की और यहाँ से करोड़ों साल पुराने डायनासोर की हड्डियों को फाइंड किया। इन हड्डियों के मेजरमेंट से पता चलता है कि ये एक बहुत बड़े डायनासोर की हड्डियाँ थी जिसने उस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस एरिया में डायनासोर की हड्डियाँ मिल सकती हैं। बलूचिस्तान से मिलने वाले एनिमल के फॉसिल्स को बलोची थ्योरियम भी कहा जाता है, लेकिन बाद में इस एरिया में ज्यादा तहकीक ना हो सकी और फिर 52 साल बाद 1962 में बलूचिस्तान के ही इलाके से डायनासोर के मजीद फॉसिल्स मिले। इस दरियाफ्त से पूरी दुनिया का ध्यान बलूचिस्तान की तरफ गया और फिर कई साइंसदानों ने पाकिस्तान आकर यहाँ मजीद फॉसिल्स को फाइंड करने का फैसला किया और फिर 1990 में फ्रांस का एक साइंसदान बलूचिस्तान आया और पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और नवाब अकबर खान बुगटी ने इस साइंसदान की मदद की। नवाब अकबर बुगटी ने इस साइंसदान को कई मजदूर फराहम किए और कई दिनों तक इसने डेरा बुगटी के पहाड़ी इलाके के करीब खुदाई की और फिर इसे डायनासोर की एक उंगली मिल गई जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। अब 3 बार पाकिस्तान में डायनासोर के फॉसिल्स मिल चुके थे। पहला फॉसिल्स 1910 में मिला और फिर 1965 में और फिर 1990 में। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर ये फॉसिल्स किस तरह के डायनासोर के थे। साइंसदान का कहना है कि 8 से 6 करोड़ साल पहले बड़े आजम एशिया एक ऐसी जगह थी यहाँ डायनासोर की बहुत बड़ी तादाद रहती थी। उस वक्त यहाँ बहुत ज्यादा जंगल हुआ करते थे। ये एरिया सेम ऐसे था जैसे आज अमेज़न जंगल है। साइंसदान का कहना है कि उस वक्त इन जंगलात में गैंडे जैसे डायनासोर हुआ करते थे जिनके फेस पर सिंग नहीं हुआ करता था और वो जानवर पौधे खाते थे। और जो फॉसिल्स बलूचिस्तान से मिले हैं वो इसी गैंडे के हैं। मिलने वाले फॉसिल्स को देखते हुए साइंसदानों ने कहा है कि उस वक्त इस तरह के गैंडे का साइज 25 मीटर से ज्यादा था और इनका वजन 20 टन से भी ज्यादा था। 8 से 7 करोड़ साल पहले यहाँ बहुत बड़ा जंगल मौजूद था और यहाँ से बड़े बड़े दरिया बहते थे। फ्रांस से आने वाले साइंसदान ने 200 मुरब्बा किलोमीटर के एरिया में 40 से ज्यादा प्लेसेस पर खुदाई की। इसे गैंडे जैसे डायनासोर के फॉसिल्स के अलावा कई साल पुरानी मछली, मगरमच्छ और कई दूसरे जानवरों के फॉसिल्स मिले। उस साइंसदान का कहना है कि बलूचिस्तान के एरिया डेरा बुगटी में डायनासोर के बहुत ज्यादा फॉसिल्स मौजूद हो सकते हैं। उस साइंसदान ने मजीद ये भी कहा कि इस एरिया से हमें जो हड्डियां मिली हैं उन पर बहुत बड़े मगरमच्छों के दांतों के निशान थे, यानी वो हड्डियां करोड़ों साल पुराने गैंडे जैसे डायनासोर की थी जो पौधे वगैरह खाते थे और इनका शिकार उस वक्त मौजूद बड़े बड़े मगरमच्छ करते थे। इसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के एक साइंसदान मोहम्मद सादिक को 2001 में बार खान से 35 किलोमीटर दूर पुत्ताकीर के एक मुकाम की चट्टानों के नीचे से कई फॉसिल्स मिले। आज तक बलूचिस्तान से जितने भी फॉसिल्स मिले थे इनकी हड्डियों को जोड़कर एक ढांचा बनाया गया, लेकिन वो ढांचा मुकम्मल ना हो सका क्योंकि उन फॉसिल्स में कई डायनासोर की हड्डियां थी जिनमें से किसी का साइज छोटा था और किसी का साइज बड़ा था। लेकिन पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में इसी एनिमल का एक मुजस्मा रखा हुआ है जिसे मिलने वाले फॉसिल्स को स्टडी करके बनाया गया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइंसदान का कहना है कि इनका वजन 20 टन से भी ज्यादा हुआ करता था। इसके अलावा बलूचिस्तान से एक ऐसे एनिमल के फॉसिल्स मिले थे जिसने सबको हैरान कर दिया। इस एनिमल का नाम लीमर था जिसकी आंखें बहुत बड़ी थी। ये एनिमल सिंध में सांगर के साहिल पर पाया जाता था, लेकिन इसकी हड्डियां बलूचिस्तान से मिली जिसकी वजह से साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान हुए। इसके बाद बात करते हैं इन स्केचेस की। इन स्केचेस को रेगिस्तान में बनाया गया है। ये स्केचेस कई मील बड़ी हैं। ये इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि इनको जमीन पर खड़े होकर नहीं देखा जा सकता, इनको सिर्फ ऊपर से ही देखा जा सकता है। जमीन पर खड़े होकर देखने से आपको बड़ी बड़ी लाइंस ही दिखाई देंगी। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच इतने बड़े बड़े स्केचेस को किसने बनाया। साइंसदानों ने जब यहाँ मौजूद स्केचेस को अच्छे से स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि इन स्केचेस को 8 से 2000 साल पहले पैरों के लोगों ने बनाया था। इनमें से कुछ एनिमल्स के स्केचेस हैं, कुछ मुख्तलिफ चीज़ों के हैं, कुछ सर्कल्स के हैं और कुछ अजीबोगरीब खतरनाक एनिमल्स के हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 8 से 2000 साल पहले लोगों ने इतने बड़े और क्लियर स्केचेस कैसे बना लिए
और ना ही इसे जमीन से देखा जा सकता है, इसे सिर्फ ऊपर से ही अच्छे से देखा जा सकता है। इन स्केचेस से पता चलता है कि अल्लाह ने इंसान को इतना ज्यादा इंटेलिजेंट बनाया है कि वो टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी ऐसे काम कर जाता है जिससे इंसानी अक्ल ही दंग रह जाती है। और आज की जितनी भी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं जो अल्लाह के बनाए हुए इंसानी दिमाग की है। इसके बाद बात करते हैं, आज से कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मोहनजोदारो के बारे में एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि 1922 में एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदारो से ऐसे पत्थर मिले थे जिन पर एनिमल्स के सिंबल बने हुए थे और इन सिंबल्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। इसीलिए उसने इन पत्थरों को अपने सीनियर जॉन मार्शल को भिजवा दिया। उसने इन पत्थरों को देखा और कहा कि सेम इसने ऐसे पत्थरों को पहले भी देखा है और इन पत्थरों की वजह से मोहनजोदारो सिटी फाइंड हुई। मोहनजोदारो सिटी की दरियाफ्त से कई साल पहले हड़प्पा में खुदाई की गई और वहां से साइंसदानों को एक पूरा सिटी मिला। जब इस सिटी की डेटिंग की गई तो पता चला ये सिटी आज से 6000 साल पुराना है। यहाँ रिसर्च करते वक्त सेम वही पत्थर मिले जिनको बाद में मोहनजोदारो में फाइंड किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर उस दौर की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस था। आखिर ये शहर कितना ज्यादा एडवांस था और यहाँ से साइंसदान को क्या कुछ मिला और उन लोगों के साथ क्या हुआ था, हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 1871 में पहली बार सर अलेक्जेंडर को आर्कियोलॉजिकल इंडिया का पहला डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया और ये 1885 तक डायरेक्टर रहा। इसने 14 सालों में यहाँ बहुत सारी प्लेसेस को खोदा और इसे यहाँ छोटा सा पत्थर मिला। ये वो चीज थी जिसे एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन का पता चलने वाला था। असल में ये छोटा पत्थर एक स्टैम्प थी जिस पर एक बैल की तस्वीर बनी थी और इस तस्वीर के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। अब ये क्या लिखा था इसके बारे में अलेक्जेंडर ने बहुत ज्यादा जानने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जान पाया कि आखिर ये क्या लिखा है। उस वक्त टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, इसीलिए वो ये भी नहीं जान पाया कि हड़प्पा से मिलने वाली ये स्टैम्प कितनी पुरानी हो सकती हैं। उस वक्त साइंसदान पुरानी चीजों का सिर्फ अंदाजा लगाते थे, लेकिन उनको एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता कि ये चीजें कितने साल पुरानी है। इसके बाद 1980 में यहाँ से 2 और स्टैम्प्स मिल गई। इनमें एक स्टैम्प पर सेम उसी जानवर की तस्वीर बनी थी जो पहली स्टैम्प पर बनी थी, लेकिन पहली स्टैम्प पर बनी तस्वीर इतनी वाजिया नहीं थी, इसीलिए अलेक्जेंडर ने उसे एक बैल मान लिया। जबकि बाद में मिलने वाली स्टैम्प पर उस एनिमल की तस्वीर बिल्कुल क्लियर थी, जिसे देखकर साइंसदानों ने कहा कि ये कोई बैल नहीं है बल्कि ये एक यूनिकॉर्न है, यानी घोड़े जैसा एक जानवर जिसके सर पर एक सिंग लगा होता है। ऐसे एनिमल का जिक्र कहानियों में होता रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा एनिमल किसी ने आज तक नहीं देखा। फिर वक्त गुजरा और 1912 में इन तीनों स्टैम्प्स की तस्वीरों को पब्लिश किया गया। उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जॉन मार्शल था। उसने इन तीनों स्टैम्प्स की तस्वीरों को देखते ही हड़प्पा जाने का फैसला किया और वहां जाते ही उसने रिसर्च के काम को तेज करवा दिया, जिसके बाद यहाँ से 2 और स्टैम्प्स और कई चीजें मिली। इन चीजों को देखते हुए जॉन मार्शल ने कहा कि हो सकता है इन चीजों से ऐसे दरवाजे खुले जिनसे इस जगह के बारे में बिल्कुल नई बातें सामने आएंगी। वक्त गुजरा और फिर 10 सालों बाद 1922 में इंडिया के एक आर्कियोलॉजिस्ट को सिंध में इंडस रिवर के करीब ऐसी ही और स्टैम्प्स मिल गई। जब इन स्टैम्प्स की तस्वीरों को जॉन मार्शल को दिखाया गया तो उसने देखते ही कहा कि ये स्टैम्प्स तो सेम वैसी हैं जैसी हड़प्पा से मिली थी, जिसके बाद वो समझ गया कि हड़प्पा और मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 शहर थे। यानी हड़प्पा में मिलने वाली स्टैम्प्स की वजह से एक बहुत बड़ा शहर दरियाफ्त हुआ जिसका नाम मोहनजोदारो रखा गया और फिर मोहनजोदारो में कई सालों तक रिसर्च की गई और यहाँ से ऐसी चीजें मिली जिन्होंने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। मोहनजोदारो के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वहां से मिलने वाली चीजों के बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अब सवाल आता है कि हड़प्पा की सिविलाइजेशन का आगाज कैसे हुआ।
इस मैप को देख, इसमें इंडस रिवर कराची से निकलकर पूरे पाकिस्तान से होता हुआ चाइना तक जाता है। जब ये रिवर पंजाब से गुजरता है तो इससे कई रिवर निकलते हैं, जिनमें एक रिवर का नाम है रावी। इस मैप में आप देखें तो ये रिवर लाहौर से होता हुआ साहिवाल के करीब से गुजरता है। आज से 5500 साल पहले इसी इलाके में दरियाए रावी के किनारे एक ऊंची जगह पर कुछ लोगों ने एक छोटा सा गांव आबाद किया, जो 700 सालों बाद एक छोटे से कस्बे की शक्ल इख्तियार कर गया। इसके बाद 200 सालों बाद ये छोटा सा कस्बा एक बहुत बड़ा शहर बन गया, जिसे हड़प्पा कहते हैं। 1996 में जब साइंसदानों ने यहाँ खुदाई की तो उनको ऐसी चीजें मिली जो उस पहले गांव, जिसे कुछ लोगों ने आज से 5500 साल पहले दरियाए रावी के किनारे के करीब बनाया था। इन चीजों को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारी चीजें मिट्टी से बनी हुई हैं, जिनमें मिट्टी से बने हुए हार, मिट्टी से बने हुए टायर और बर्तन शामिल हैं। जब ये शहर अपने अरूज पर था तब लोगों ने तांबे और लोहे को फाइंड कर लिया था और इस शहर से बहुत सारी ऐसी चीजें दरियाफ्त हुई हैं जो तांबे से बनी हैं, जिनमें हथियार, बर्तन और हार शामिल हैं। इस सिटी के कुछ बचे खुचे आसार आज भी हमें हड़प्पा में देखने को मिलते हैं, लेकिन आज से 200 साल पहले यहाँ पूरी इमारतें थी। लेकिन जब ब्रिटिश दौर में लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब यहाँ से लोगों ने ईंटें उखाड़कर इस ट्रैक पर लगाई और कुछ लोगों ने इन ईंटों को अपने घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे इस शहर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। अभी इसके कुछ हिस्से बाकी हैं, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे टिला एबी की। तस्वीर में दिखाई दे रही जगह एक टाउन का हिस्सा हुआ करती थी और ये जगह उस टाउन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद थी। इस जगह की लेफ्ट और राइट साइड पर लोग रहते थे। इस जगह के सेंटर में एक कुआं है, जिसे आज से 4220 साल पहले बनाया गया था। इस कुएं के गिर्द आपको कई खंडरात दिखाई दे रहे हैं और यहाँ नालियां भी मौजूद हैं। साइंसदान का कहना है कि ये नहाने की जगह थी। दोनों साइड से लोग यहाँ आकर कुएं के पानी से नहाते थे और ये पानी इन नालियों से होता हुआ इस जगह से थोड़ी दूर एक तालाब में जाकर गिरता था। मोहनजोदारो में इस तरह के कई कुएं मिले हैं, लेकिन यहाँ से 8 कुओं को दरियाफ्त किया गया है, जिनमें से 2 कुओं को आप इस बाजार में भी देख सकते हैं। इस बाजार को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इस तस्वीर में आपको एक दीवार दिखाई दे रही है। ये दीवार इस टाउन के चारों तरफ मौजूद थी। इस दीवार को 1946 में साइंसदानों ने जमीन से खोद कर निकाला था, लेकिन ये दीवार बारिश और मौसमी इफेक्ट की वजह से खराब होने लगी, इसीलिए उसे मरम्मत करके बेहतर किया गया है। इस जगह की बैक साइड पर इसी दीवार का हिस्सा मिला है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस जगह की जो लेफ्ट साइड पर आबादी थी, उसको लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से वहां आबादी का कोई निशान नहीं है। लेकिन राइट साइड पर इस जगह से थोड़ा सा आगे आबादी के खंडरात मौजूद हैं, जिनकी वीडियो को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों के घरों के कुछ निशानात को देख सकते हैं और बाकी घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये टिला एबी की राइट साइड पर रहने वाले लोगों की बस्ती थी। यहाँ पर एक नाली भी दरियाफ्त हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। ये नाली ईंटों से कवर्ड थी और ये नाली हर घर के साथ कनेक्टेड थी, जिससे पानी इस नाली से होता हुआ शहर से बाहर निकल जाता, जिसका मतलब है कि उस वक्त के लोगों ने पूरा ड्रेन सिस्टम बनाया था, जिससे पानी आसानी से शहर से बाहर जा सके। इस जगह से आगे जाने पर एक बहुत बड़ा बाजार आता है, जिसे आज से 4200 साल पहले बनाया गया था। यहाँ पर मिट्टी से बनी हुई एक बहुत बड़ी चेयर आपको दिखाई दे रही होगी। असल में ये चेयर उस वक्त के बादशाह की है और इस चेयर के सामने एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। उस दौर का बादशाह इस चेयर पर बैठकर बाजार पर निगरानी रखता था। आज से 6000 साल पहले बनने वाले इस बाजार के सिस्टम के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस बाजार में मुख्तलिफ शहरों से लोग आकर अपनी चीजें बेचते थे। यहाँ पर आपको कई रास्ते दिखाई दे रहे हैं। इस रास्ते की इस साइड पर एक स्टोर है, यहाँ पर एक शहर के लोग आकर अपनी चीजें बेचते, और इस रास्ते की दूसरी साइड पर दूसरा स्टोर है, यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से आकर लोग अपनी चीजें बेचते। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे
हमें कई रास्ते दिखाई देंगे और हर रास्ते के कॉर्नर पर मुख्तलिफ स्टोर्स बने हैं। यहाँ पर शहरों से आने वाले लोगों को कैटेगराइज किया गया था। इन रास्तों में चीजें खरीदने वाले लोग घूमते थे। अगर हम थोड़ा आगे जाएं तो एक और जगह दिखाई देती है। इस जगह में आपको कई सर्कल दिखाई दे रहे होंगे। असल में उस वक्त लोग यहाँ पर अपना माल रखकर बोली लगाते थे। ये सेम ऐसे है जैसे आज मंडियों में चीजों की बोली लगती है। इस बाजार के साथ ही आपको एक और एरिया दिखाई दे रहा होगा। ये एरिया उन लोगों के आराम के लिए बनाया गया था जो लोग दूसरे शहरों से आकर यहाँ पर अपना सामान बेचते थे। इस बाजार के सिस्टम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 6000 साल पहले के लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इस बाजार से थोड़ा आगे जाने पर एक और जगह आती है। यहाँ पर भी आप मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। इस जगह के बिल्कुल एक साइड पर 2 कुएं हैं। ये जगह बहुत मिस्टीरियस है। इसके बारे में अभी सही से नहीं पता चल सका कि आखिर ये जगह क्या है। इसे लोगों के नहाने की जगह भी कहा जाता है क्योंकि इस जगह में 2 कुएं मौजूद हैं। इसके अलावा इसे बाजार भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे बादशाह की रहाइश भी कहते हैं जिसमें हर चीज मौजूद थी, लेकिन अभी किसी को भी कंफर्म नहीं था कि ये क्या चीज है। इसके अलावा इस जगह को देखें। ये जगह हड़प्पा में रहने वाले लोगों का स्टोर रूम था। उस वक्त हड़प्पा के लोग अपने अनाज को इस जगह रखते थे। यहाँ पर छोटे छोटे स्टोर रूम भी हैं। हो सकता है कि हर रूम में मुख्तलिफ तरह की चीजें रखी जाती, जैसे चावलों का अलग से स्टोर और गंदम का अलग से स्टोर। इन सारी प्लेसेस पर कई सालों तक रिसर्च की जाती रही। इस सिविलाइजेशन में 1400 सिटीज को फाइंड किया गया और ये सिविलाइजेशन मकरान की कोस्ट से लेकर ईस्टर्न अफगानिस्तान, यमुना रिवर और गुजरात से लेकर नॉर्थ पाकिस्तान तक फैली हुई थी। उस वक्त एंशिएंट इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी मौजूद थी, लेकिन ये सिविलाइजेशन इन दोनों सिविलाइजेशन से कई बड़े एरिया में फैली हुई थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस पूरी सिविलाइजेशन में 50 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। अगर मैं बात करूं हड़प्पा और मोहनजोदारो की, तो यहाँ पर कई सालों तक रिसर्च की गई, जिसके बाद यहाँ से कई सारे बर्तन, इंसानी हड्डियाँ, खिलौने, मूर्तियाँ, हथियार और बहुत सारी पत्थर से बनी छोटी छोटी स्टैम्प्स मिली। इनमें से कुछ चीजें लाहौर म्यूजियम में भी पड़ी हुई हैं, जिनमें सबसे पहले मैं बात करूंगा बर्तनों की। ये वो बर्तन हैं जिनको हड़प्पा और मोहनजोदारो के लोग आज से 5500 साल पहले इस्तेमाल करते थे। इनमें बड़े और छोटे बर्तन शामिल हैं। बड़े बर्तनों में उस वक्त लोग गंदम, चावल और कई तरह के अनाज को स्टोर करते थे। इनका साइज बाकी बर्तनों से काफी बड़ा होता था। इसके बाद पानी को स्टोर करने वाले बर्तन आते हैं, जिनका साइज बड़े बर्तनों से छोटा था। इसके बाद खाना पकाने के बर्तन हैं। इन बर्तनों की खास बात ये है कि इनको उस वक्त लोग एक ही बार इस्तेमाल करते थे और खाना खाने के बाद वो लोग इन बर्तनों को तोड़ते थे। इस वीडियो में आप इन बर्तनों के टुकड़ों को देख सकते हैं। ये टुकड़े हड़प्पा में हर जगह बिखरे हुए हैं। इसके अलावा इस वीडियो में आप कई मिट्टी के टीले देख सकते हैं। ये टीले हड़प्पा में हर जगह मौजूद हैं। असल में इन टीलों के अंदर इस बर्तन के बहुत सारे टुकड़े दफन हैं। इस बर्तन को बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल किया जाता था जैसे आज हम डिस्पोजेबल बर्तनों को करते हैं। इसके अलावा इस बर्तन को देखें, इसमें छोटे छोटे सुराख बने हैं। इसमें उस वक्त लोग पानी को फिल्टर करते थे, जिससे पता चलता है कि इस वक्त लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। आखिर में सबसे छोटे बर्तन आते हैं। इनमें से कुछ बर्तन बच्चों के खिलौने हैं और कुछ बर्तनों को चटनी, शुगर, शक्कर जैसी चीजों को डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये बर्तन मिट्टी से बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे खिलौने और मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इसमें ये तस्वीर असल में एक खिलौना है जिसकी मूर्ति यहाँ पड़ी है। ऐसे बहुत सारे स्टैचूज यहाँ मौजूद हैं जिनको बच्चों के खेलने के लिए बनाया जाता था। इसके अलावा हड़प्पा के म्यूजियम में भी कुछ स्टैचूज पड़े थे जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन स्टैचूज को ऐसे बनाया गया था जैसे ये नाउज़बिल्लाह किसी की इबादत कर रहे हैं। वो लोग जानबूझकर ऐसी मूर्तियां बनाते थे ताकि बच्चे इन मूर्तियों से खेलें और सेम ऐसे ही इबादत करें। इन मूर्तियों को देखकर पता चलता है कि इस वक्त लोग कैसे इबादत करते थे। इसके बाद इस चीज को देखें, ये चीज चेस की तरह दिखाई देती है।
और इसके साथ इस तरह के 2 और ऑब्जेक्ट पड़े हैं। आखिर ये चीजें क्या है? साइंटिस्ट इसे चेस ही कहते हैं। इसके बाद आती है स्टैम्प्स। कुछ स्टैम्प्स ऐसी थी जिन पर सिर्फ सिंबल बने थे, उन पर एनिमल्स की तस्वीरें नहीं बनी थी। साइंसदानों को आज तक नहीं पता चल सका कि आखिर उन स्टैम्प्स पर क्या लिखा हुआ है। इन पत्थरों पर लिखी हुई चीजों को इंडस स्क्रिप्ट का नाम दिया गया। 1920 से लेकर आज तक 100 से ज्यादा बार कोशिश की जा चुकी है इस जुबान को समझने की, लेकिन आज तक साइंसदान इन सिंबल्स का मतलब समझ नहीं पाए। कुछ चीजें साइंसदान को समझ आई हैं। उनको पता चला कि ये लोग राइट को लेफ्ट लिखते थे। स्टैम्प पर लिखी हुई इस इबारत को देखें। इसे राइट साइड से शुरू किया गया और लेफ्ट साइड पर खत्म किया गया, लेकिन लिखने वाले के पास जगह कम थी, इसलिए लेफ्ट साइड पर उसने वर्ड्स को छोटा कर दिया। जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है। किसी स्टैम्प पर हाथी की तस्वीर बनी होती और किसी पर टाइगर की, लेकिन इस स्टैम्प पर सबसे ज्यादा जिस जानवर की तस्वीर बनाई गई वो एक यूनिकॉर्न जैसा जानवर था, जो हकीकत में मौजूद नहीं है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उन लोगों ने स्टैम्प पर कुछ सिंबल बनाने के बाद उसके नीचे एक एनिमल की तस्वीर बनाई। आज तक जितनी भी स्टैम्प्स मिली हैं, इन पर बने साइंस को काउंट किया गया तो पता चला कि कुल 400 साइंस हैं, जिनको मुख्तलिफ तरीकों से इन स्टैम्प्स पर लिखा गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इंग्लिश की लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन इंडस की जुबान में 400 से ज्यादा हरूफ थे। कुछ सिंबल्स स्टिक फिगर्स जैसे दिखाई देते, कुछ में मछलियों जैसे सिंबल दिखाई देते और कुछ में कभी टर्टल्स, कुछ क्रैब्स और कुछ में चिड़िया वगैरह दिखाई देती थी। इतने ज्यादा सिंबल्स को देखते हुए साइंसदानों ने कहा असल में ये लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट्स थी, यानी इन सिंबल्स को एक वर्ड और एक साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मिसाल के तौर पर एंशिएंट इजिप्शियन की जुबान में कई सिंबल्स पाए जाते हैं, लेकिन एंशिएंट इजिप्शियन की जुबान को साइंसदान समझ चुके हैं, इसीलिए साइंसदान को पता है कि इजिप्ट में किस सिंबल का क्या मतलब है। आज से 200 साल पहले इजिप्ट में साइंसदानों को एक बहुत बड़ा पत्थर मिला, एक ऐसा पत्थर जिसमें एंशिएंट इजिप्शियन में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन सेम यही कुछ नीचे ग्रीक में भी लिखा हुआ था। अब साइंसदान को ग्रीक आती थी, इसलिए वो फौरन ये समझ गए कि ऊपर क्या लिखा हुआ है और ग्रीक की जुबान से वो इन सिंबल्स को आसानी से समझ पाए, जिसकी वजह से वो एंशिएंट इजिप्शियन की जुबान को समझ पाए। लेकिन हड़प्पा की लैंग्वेज के साथ ऐसी कोई जुबान नहीं लिखी हुई थी जिससे इन सिंबल्स को समझा जा सके। लेकिन इन सिंबल्स का एक पैटर्न है। जब भी डायमंड सिंबल का इस्तेमाल किया गया, इसके बाद हमेशा एक सिंबल आता है जिसमें 2 लाइंस लगी होंगी, लेकिन कभी भी इन लाइनों के बाद ये स्टिक फिगर वाला सिंबल नहीं आया। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस 4 शेप वाले सिंबल का किया गया और ज्यादातर ये देखा गया कि इस सिंबल को आखिर में इस्तेमाल किया गया है, तो हो सकता है ये उनका कोई फुल स्टॉप हो। सिर्फ ये कुछ चीजें साइंसदानों को आज तक इस जुबान के बारे में पता चल पाई हैं। आप भी कभी लाहौर म्यूजियम में गए होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पत्थर के इन छोटे से टुकड़ों पर ये क्या लिखा हुआ है? इन पीसेस के अलावा लाहौर म्यूजियम में ईंटें पड़ी हैं। ये ईंटें हड़प्पा म्यूजियम में भी पड़ी हैं। इन ईंटों की खास बात ये है कि आज तक ये बिल्कुल सही हालत में मौजूद हैं। लाहौर म्यूजियम में जितने भी बर्तन हैं वो असल बर्तनों की सेम टू सेम कॉपी है। असल बर्तनों को किसी महफूज मुकाम पर रखा हुआ है। आज की इस वीडियो में मैंने लाहौर म्यूजियम का एक हिस्सा एक्सप्लेन किया। इसके 6 से 7 हिस्से हैं, जिनमें मुगलों और अंग्रेजों की चीजें भी मौजूद हैं, जिनको मैं अपनी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अब जरा सोचिए कि इतनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन अचानक से खत्म हो गई, जिसका मतलब है कि इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है, सिर्फ अल्लाह की जात हमेशा के लिए रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।